पेनिसिलिन काम करता था, फिर एम्पिसिलिन आया, फिर एमोक्सिसिलिन आया, पता नहीं कितने एंटीबायोटिक हर साल नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। फिर वो शरीर उसका प्रतिरोधक बन जाता है, फिर दूसरा एक एंटीबायोटिक लगाओ। तो उसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ये समझ के, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मरीज की, अगर हम मान के चलो मैं आपको एक और, जो हम पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, वैसे अक्सर करके जो होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं या एलोपैथी, ये इलेक्ट्रोपैथी की, वो अपने पेशेंट की हिस्ट्री पूरी लिखते हैं, फिर मेडिसिन क्या दे रहे हैं वो लिखते हैं। क्योंकि एक बार हमने रिकॉर्ड रखा, अगले बार जब भी वो आता है नेक्स्ट टाइम हमको रिव्यू करने, तो ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक हुआ तो फिर हमारे पास आएगा तो हम उसको देख के अपना मेडिसिन देते हैं, वो ठीक होके चले गया। फिर अगले साल कभी जब उसको ज़रूरत पड़ी फिर आया, तो आपने वही उसको पेज पलट के देखा, उसको जो फॉर्मुलेशन दिया था वो दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो प्रकृति चेंज हो गई, तो आपको उसमें चेंज करने पड़ेंगे। अब वो कैसे चेंज किए जाएंगे जब तक आप समझेंगे नहीं, ये है। तो अब हम बात कर रहे थे मिक्स की, तो मिक्स में क्या है कि सर्कुलेशन जो होता है लिम्फ और ब्लड का, जैसा पहले चल रहा था, जो सिस्टम से जो लिम्फ को कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है ब्लड में, वो जो पहले चल रहा था, वो धीरे धीरे बॉडी के अनुसार, एज के अनुसार, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार उसने चेंज लाया अपने में। जब वो चेंज लाया तो उसके पर्टिकुलरली जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो इसमें मेन फंक्शन उनका रहता है। तो शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो उसी प्रकार के सीक्रेशन करती हैं। सर्दियों में ज़्यादा तेज रहता है सीक्रेशन। जब हम कहते हैं कि जठर अग्नि, जो पेट की अग्नि है, ये पेट की अग्नि का तात्पर्य कोई पेट में अग्नि नहीं, मतलब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज होता है। आप सर्दियों में जब आप यदि भोजन करेंगे वो जल्दी पचता है, उसका कारण पीछे यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा सीक्रेशन शुरू कर देता है। और हम अगर हार्ड कुछ भी चीज़ खाएं, जैसे ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें खाएं, वो भी हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ यदि आप गर्मियों में देखेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर या टेम्परामेंट एकदम से अलग रहता है, और वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कम सीक्रेशन, मतलब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट के ऊपर भी, और आपकी ग्लैंड्स, जो क्लाइमेट अगर गर्म है तो हमारी ग्लैंड्स जो हैं जो वो जो सीक्रेशन करेंगी वो अलग रहेगा। तो उसके अनुसार रिजल्टिंग क्या होती है कि जो सैंग्वाइन वाला पेशेंट था वो भी मिक्स में आ गया, मतलब सैंग्वाइन वाला ब्लड की जिसमें सर्कुलेशन तेज था वो भी मिक्स में आ गया, और लिम्फेटिक वाला भी मिक्स में आना शुरू कर देता है। तो डिजीज़ में अब इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा कि मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेमेडी है वो हर दफ़े, जैसे एंजाइटी को हमने दिया, आप समझिए एंजाइटी को यदि हमने उसको दिया तो स्क्रोफ्लोसो जो उसके साथ में हम ऐड करेंगे वो हर दफ़े एक आगे पोटेंसी का होगा, एक आगे का कंसेक्यूटिव। जैसे अगर हमने स्क्रोफ्लोसो की S1 की फर्स्ट डाइल्यूशन दे रहे हैं, स्क्रोफ्लोसो का हम यदि फर्स्ट डाइल्यूशन दे रहे हैं तो एंजाइटी को हमको सेकंड डाइल्यूशन देना पड़ेगा। मैं उसका उदाहरण इस प्रकार से समझाता हूँ। एक डिजीज़ या एक पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर विथ एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो हमने उसको क्या किया, S1 हमने फर्स्ट डाइल्यूशन दे रखा है, तो ब्लड प्रेशर के लिए हमने अगर A1 दे रहे हैं उसको या A2 दे रहे हैं तो सेकंड डाइल्यूशन का देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है। अगर हम S1 सेकंड डाइल्यूशन का दे रहे हैं तो A1 या A2 हमको थर्ड डाइल्यूशन का देना पड़ेगा। ये एक उसका पैटर्न है, ये उसका प्रिंसिपल है। तो ये एक सबसे बड़ा क्लिक पॉइंट या एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भी आप फॉर्मुलेशन करेंगे तो ये चीज़ हर दफ़े ध्यान रखें, क्योंकि इनके जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सैंग्वाइन और लिम्फ ये दोनों ही उसमें लक्षण पाए जाते हैं। अब देख रहे हो आप कि उसको एसिडिटी हो रही है, वो कह रहा है डॉक्टर साहब जलन बहुत होती है,
और बीपी उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी उसका 100 150/100 हो रहा है और उसको एसिडिटी भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि एसिडिटी के लिए अगर हम उसको S2 दे रहे हैं, S10 नहीं, S2 बहुत अच्छा काम करती है एसिडिटी में, तो अगर S2 का हम फर्स्ट डाइल्यूशन दे रहे हैं, तो अगर उधर एंजाइटी को ग्रुप का A2 या A1 हम देंगे तो हमको सेकंड डाइल्यूशन से स्टार्ट करना है। ये एक सिद्धांत, इस सिद्धांत को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो लेडीज़ हैं उनके लिए एक सिद्धांत है कि उनकी मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन सेंग्वाइन होती है। सेंग्वाइन मतलब S1 से लेके S12 तक। जैसे फॉर एग्जांपल उनको एसिडिटी है तो लाइकोपोडियम होता है S2 में, तो S2 उसकी सबसे बड़ी दवाई। अगर उनको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, ईचिंग की प्रॉब्लम है, तो S3 उनकी दवाई। हम अगर मेल में बात करेंगे तो वहाँ C3 भी ले सकते थे, लेकिन लेडीज़ के लिए तो पर्टिकुलरली ये बहुत सही मतलब इंडिकेशन है कि उसको हम स्क्लोफ्लोसो की S2 या स्किन के लिए S3 देना है, S5 देना है, और यदि एसिडिटी या अन्य प्रॉब्लम है तो S2 हम देंगे। यूरिन की बर्निंग की प्रॉब्लम है तो हम S2 S6 दे सकते हैं। तो फीमेल के अंदर जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर स्क्रोफ्लोसो की मेडिसिन यूज़ की जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो 3 कॉन्स्टिट्यूशन थे जो जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अब इनके अलावा भी आज जब ये मैटी साहब ने बनाए थे, उसके बाद भी और भी 2 कॉन्स्टिट्यूशंस और निकल के आए, बनाए, जो डिस्कवर हुए। एक का नाम है बिलियस और दूसरे का नाम है नर्वस। बिलियस और नर्वस का सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि इसकी जो डिस्कवरी हुई वो आगे चल के हुई जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो बिलियस में जो है वो लोग आते हैं जिनके अंदर यहाँ जैसे जिनकी बॉडी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, गोरे होते हैं, फेयरनेस आती है उनके अंदर जो है। जैसे कश्मीर के लोग हैं जो मतलब गर्म प्रकृति के ना, सर्दी मतलब ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग, वो इसमें बिलियस में आते हैं। उनको हम जो है जो उनकी रेमेडी S5 और S1 उनकी, और A1 A2 A3 उनके लिए, और F1 और S10 मतलब ये उनकी रेमेडीज़ होती हैं जो बिलियस। और जो नर्वस टाइप के हैं, नर्वस टेम्परामेंट के लोग हैं, उसमें जो कहना चाहिए कि जिनको डिप्रेशन की ज़्यादा शिकायत होती है, जिनको स्किन डिजीज़ ज़्यादा होती है, इनके जो है हेयर्स जो हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, और ये मतलब फिलोसफर टाइप के होते हैं, और ये जो हैं वो नर्वस उसमें आते हैं। और इनकी रेमेडीज़ भी F1 F2, F1 इंटरनल, F2 एक्सटर्नल, और S10 C10 P4 ये इनकी रेमेडी होती है। ये एक मैंने आपको शॉर्ट वो बताया। अब मैं आपको इसके आप चाहें तो मैं इसका पूरा जो डिस्क्राइब किया था वर्बली, तो मैंने इसको इतनी जल्दी बता दिया, इसको आप लिख लें कि जैसे नर्वस की आपने कहा F1 F2 है, F1 इंटरनल और F2 एक्सटर्नल है, तो अभी जब बात हो रही थी L1 की, तो आप बता रहे थे जो लिम्फ है, लिम्फ की जो मेडिसिन L1 है शायद उसके लिए आप कहते हैं कि नर्वस पे काम करती है। लिम्फ की मेडिसिन जो थी वो स्क्रोफ्लोसो की प्रिंसिपल रेमेडी है। लिम्फेटिक के लिए जब बात हो रही थी, बता रहे थे कि ब्लड लिम्फ जब इनके होता है तो लिम्फ जो है वो होता है नर्व के अंदर। तो फिर तो नर्व में तो L1 कम पड़ेगी। देखो आप, ये जो नर्वस टेम्परामेंट है और वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट का मतलब ये हुआ कि जिसमें लसिका जो ग्लैंडुलर हैं, ग्लैंड्स हैं, उसके संबंधित नर्व्स जो हैं वो, ये नर्वस टेम्परामेंट, ये नर्व नहीं कह रहा हूँ मैं, नर्वस टेम्परामेंट है। तो नर्वस का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, कोमलता ज़्यादा हो,
नर्व, ये नर्व को आप वो उस नर्व से ना जोड़ें, ये नर्वस है, नर्वसनेस आ जाना, शेडनेस आ जाना, वो है ये। हाँ, वो नर्व अलग चीज़ है, ये नर्वसनेस है, नर्वसनेस अलग चीज़ होती है, नर्वस टेम्परामेंट, ये नर्वस मतलब शिथिलता आ जाना है ना, वो नर्व है। वो नर्व और आर्टरी और वेन, वो नर्व एक जो है वाइटल फ्लूइड के बारे में बात हो रही है ना, तो दोनों में अंतर इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें जो होगी नर्वस में, या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या आप नहीं बता पा रहे। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं वो 2-3 क्लास आगे की बात कर रहे हैं। पूरा एक ये जो इलेक्ट्रोपैथी का जो सिलेबस है पूरा एक सिस्टमेटिक है। मतलब अगर आज हम डाइल्यूशन की बात करने लग जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं पहचानेंगे तो कैसे बनाएंगे आप, कैसे मरीज को आप पता करेंगे कि इस रोग में हमें ये दवाई देनी है, ये पूछ रहा हूँ। समझ गया। डाइल्यूशन इसके बाद आएगा, डाइल्यूशन आएगा। आप जो पूछ रहे हैं वो मैं समझ गया कि डाइल्यूशन हाँ बनाएंगे कैसे, हाँ पर तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम पहले आज नहीं अभी क्या है ना, अभी क्या है, बीमारी कैसे पहचानोगे। अभी आप जो बीमारी ढूंढ रहे हो आप अल्ट्रासाउंड करवा के ढूंढ रहे हो, समझना बात को, कोई भी है, एक्सरे से अल्ट्रासाउंड से बीमारी उसी से ढूंढ रहे हो। डायग्नोज आज जो टॉपिक चल रहा है वो डायग्नोसिस पे चल रहा है। आज का चैप्टर हमारा डायग्नोसिस पे है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डायग्नोज कैसे करेंगे बीमारी को। अभी तक तो एलोपैथी के है ना, अभी तो हम एलोपैथी के सिस्टम पे डायग्नोज कर रहे हैं कि ठीक है पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, आपने BEMS बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, अब आप कहने लग जाओ मैं तो सर्जरी करूंगा क्योंकि मैंने S लगा हुआ है, S का मतलब सर्जरी हो गई। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी, अब वो कहे मैं भी सर्जरी करूंगा। S का, अब आप इतने लोग हैं, अब आप बताएं कि S लगा क्यों, कोई बताएगा? S का मतलब सर्जरी क्यों, मतलब उसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है। नहीं पता कोई बात नहीं, अगर पता हो तो कोई बताओ। MBBS में S, लेकिन वो सर्जरी माइनर तो कर सकता है, एब्सेस वगैरह में किसी ने वो कट मार दिया वो तो आप भी कर देते हैं, लेकिन सर्जरी तो नहीं करेगा ना, गॉलस्टोन तो नहीं निकालेगा ना, वो MBBS से निकालेगा, लेकिन S तो उसमें भी लगा हुआ है। अब S का मतलब ये हुआ कि आपको सर्जरी पढ़ाई गई है, ना कि करने का परमिशन दे दिया गया है, इसलिए S लगा हुआ है हर सिस्टम में। अब सर्जरी आपने पढ़ी है तो आप कहो मैं करने लग जाऊंगा, लेकिन उसकी परमिशन नहीं है। S का मतलब हुआ अगर आपको सर्जरी नहीं पढ़ाई गई तो आप कैसे डायग्नोज करोगे कि इसको एसाइटिस है, इसको लिवर एब्सेस है। तो ये सारी चीज़ें सर्जरी में ही आती हैं। तो सर्जरी पढ़ी है तो आप डायग्नोज कर लोगे, डायग्नोज करके सर्जन का केस है आप रेफर कर दोगे। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं है सर्जरी, तो वही टेम्परामेंट पढ़ा रहे हैं कि अगर आपने टेम्परामेंट पढ़ोगे समझोगे तो आप समझ पाओगे कि जैसे अभी एक टॉपिक चल रही थी ना कि भाई केरल के लोग होंगे, थोड़ा सा कलर फेड होगा, समुद्र के किनारे हैं, पर दिल्ली में वैसा नहीं है जो दिल्ली में बॉर्न हुआ है, जिसका बर्थ दिल्ली का है वो केरल के जैसे नहीं होगा। महाराष्ट्र के लोगों को देख लो, फर्क पड़ेगा। आपको डाइल्यूशन की बात मैं बता दूंगा। हाँ, अभी तो वो, लेकिन अभी ये टॉपिक ही नहीं है। हाँ, तो अब ये जब आप अब या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी। हाँ, अब कोई कहता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, वो बताओ। हाँ, एक जना कहेगा साहब वो बताओ कि वो, ऐसे थोड़ी ना। तो अभी क्या होगा, सिस्टम से ही तो काम करो। तो आज डायग्नोज सीखो कि डायग्नोज हम कैसे करें बीमारी को, और फिर उसके बाद डाइल्यूशन हम बनाएंगे कैसे। फिर जो अभी बताया जा रहा है ग्रुप, S ग्रुप, L ग्रुप, तो L ग्रुप में कितनी मेडिसिन है, S ग्रुप में S1, S2, S3, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि ज़्यादा उसमें क्या हम छलांग मार जाएं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, बीच में चीज़ें छूट जाएंगी।
देखिए आप, ये एक लाइन की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा। A constitution of a person appears to be the basic characteristic predominant by the influence of vital element। मतलब एक इंसान की उसकी प्रकृति, उसकी जो उसकी प्राकृतिक रूप से जो जननी है, प्राकृतिक मतलब प्रीडोमिनेंट जो उसको मिली है, वो उसका वाइटलिटी है, वो ही उसकी ताकत है। अगर उसकी ताकत को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदलने की कोशिश करेंगे कि वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक गर्म प्रकृति या एक सैंग्वाइन टेम्परामेंट के आदमी को यदि हम लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मेडिसिन देना स्टार्ट कर देंगे बार बार, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होगा। दूसरा, उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, सर्द और गर्म मिल जाएंगे। अगर हम देसी भाषा में एक गर्म प्रकृति के व्यक्ति को हम यदि और ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें देने लग जाएं तो उसको नुकसान होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा कर देगा। तो यही उसकी परिभाषा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन